अस्सलाम वालेकुम। आज से हम रिस्टोरेशन एज जो है वो स्टार्ट करेंगे और ये रिस्टोरेशन एज की पहली वीडियो है। रिस्टोरेशन एज स्टार्ट हुई थी 1660 में और ये एंड हुई थी 1700 में। तो हम इस वीडियो में जितने भी अहम वाक़यात हुए हैं इस एज में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए और ये जानना होगा कि रिस्टोरेशन एज को आखिर रिस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है। अगर आप डिक्शनरी में रिस्टोरेशन का जो मानी है उसका मीनिंग देखें तो आपको ये पता चलेगा कि किसी चीज़ को दोबारा उसकी जगह पर रखना, इसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएं तो रिस्टोरेशन एज स्टार्ट हुई थी 1660 में। तो इससे पहले जो 11 साल गुज़रे हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री में 1649 से लेकर 1660 तक, तो इसे इंटरेगनम यानी ब्रेक पीरियड कहा जाता है। ये 11 साल वो साल हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री में जब कोई भी किंग बादशाह की सीट पर मौजूद नहीं था, बल्कि पूरा जो मुल्क था उसको एक लॉर्ड प्रोटेक्टर ओलिवर क्रॉमवेल चला रहा था। लॉर्ड प्रोटेक्टर को आप ऐसे हम कह लें हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो था ओलिवर क्रॉमवेल, वो इंग्लैंड को रूल कर रहा था। तो वो बादशाह नहीं था बल्कि वो एक पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से इंग्लैंड को रूल कर रहा था। तो ये जो 11 साल गुज़रे हैं इंग्लैंड की तारीख़ में, इनको हम इंटरेगनम कहते हैं। बाद में क्या हुआ कि जो ओलिवर क्रॉमवेल का जो बेटा था वो इंग्लैंड का सिस्टम ना चला सका, तो इंग्लैंड की हकूमत ने किंग चार्ल्स वन के जो बेटे थे किंग चार्ल्स टू, जो उस टाइम प्रिंस चार्ल्स थे, जो कि अपनी जान बचाकर सिविल वॉर की वजह से हॉलैंड चले गए थे और फिर हॉलैंड से वो फ्रांस चले गए थे। तो इंग्लैंड की आवाम ने रिक्वेस्ट की, और या हम यूँ कह लें कि उन्होंने बुलवाया किंग चार्ल्स टू को कि आप आएँ और इंग्लैंड के बादशाह बने। तो 11 सालों की ब्रेक के बाद दोबारा से किंग चार्ल्स टू को रिस्टोर किया गया, एक बादशाह को दोबारा से बिठाया गया इंग्लैंड के तख्त के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन एज। तो इस वजह से इस एज को रिस्टोरेशन का एज कहा जाता है, क्योंकि जो इंग्लैंड का बादशाह था वो 11 सालों के बाद दोबारा से तख्त के ऊपर बैठा। तो इसको इस वजह से हम रिस्टोरेशन एज का कहते हैं। अब जो किंग चार्ल्स टू था, क्योंकि उसने अपना वक्त जो था वो फ्रांस में गुजारा था, और जब वो यहाँ आया तो उसने लोगों को ये बताया कि मेरा प्रोटेस्टेंट फ़िरके से ताल्लुक़ है, लेकिन हकीकत में वो छुपा छुपा कर वो कैथोलिक फ़िरके से उसका ताल्लुक़ था, क्योंकि उसकी जो माँ थी हेनरीटा मारिया, वो कैथोलिक थी। और इसी वजह से लोगों को तो वो शो कराता था कि मैं प्रोटेस्टेंट फ़िरके से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन हकीकत में उसका ताल्लुक़ कैथोलिक फ़िरके से था। अब हमें ये बात यहाँ पर जाननी होगी कि किंग चार्ल्स टू जो था वो फ्रांस से आया था, और फ्रांस में उसने ड्रामा भी देखा था। फ्रांस में जिस तरीके से ड्रामा परफॉर्म हो रहा था वो बड़े ही गहराई से वहाँ पर उसको ऑब्ज़र्व कर चुका था। तो उसने सबसे पहले आकर ये हुक्म दिया कि ये जो थिएटर्स थे जो कि प्योरिटन्स ने बंद करवाए थे 1642 में, इनको दोबारा से खोला जाए, यानी जो एंटरटेनमेंट है वो दोबारा से बहाल की जाए। यानी आप ये समझ लें कि एक एक्सट्रीमिस्ट दौर ख़त्म हुआ। जैसे एक कैदी जो है वो अपनी जेल से रिहा होता है और वो कहता है कि मुझे अ, अब दुनिया की आसाइशों और दुनिया के जो कंफर्ट्स हैं वो मुझे दिखाओ, मुझे उनको इंजॉय करना है। तो वो जो दर्दनाक पीरियड था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट पीरियड था प्योरिटन्स का, वो अब ख़त्म हो गया। और अब इंग्लैंड की आवाम ये चाहती थी कि हम दोबारा से इंटरटेनमेंट की तरफ जाएं, और आगे हम जाके ये पढ़ेंगे कि वो इस इंटरटेनमेंट में को हद से ज़्यादा ही आगे निकल गए। यानी वो अब वो इस बात को भी भूल गए ये इंग्लैंड के लोग कि हम जो काम कर रहे हैं इसका आने वाली नस्लों पर कितना बुरा असर भी पड़ सकता है।
तो मेरा बताने का ये मकसद ये सब कुछ इसलिए था कि जो किंग चार्ल्स टू थे उन्होंने थिएटर्स को दोबारा से खोलने का ऐलान कर दिया, और थिएटर्स जो थे वो 18 सालों के बाद दोबारा से खुल गए। और अब जब थिएटर्स खुले तो अब स्पेशली कॉमेडी कॉमेडी जो है उसने फ्लरिश किया, उसने काफ़ी तरक्की की, काफ़ी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देखी कॉमेडी में। और कॉमेडी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स ने डोमिनेट किया। इंग्लिश लिटरेचर में रिस्टोरेशन कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर को स्टेज के ऊपर दिखाया गया। अब हम ज़रा कॉमेडी ऑफ मैनर को भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर जो है इसका ये मतलब है कि आपने स्टेज के ऊपर आवाम की आदत, आवाम के रहन सहन और आवाम के तरीक़ों के बारे में बताना है और उनका मजाक उड़ाना है। और कॉमेडी ऑफ मैनर में ज़्यादातर जो अरेस्टोक्रेटिक, ये हम अपर क्लास और ये जो अमीर लोग हैं इनके बारे में दिखाया जाता है, इनकी लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, और इनका जो रहने का तरीका है, इनके रहने के तरीके पर ही कॉमेडी बनाई जाती है। तो ये एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है कॉमेडी ऑफ मैनर का, कि इसमें जो अरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं उनके आदात, उनके रहन सहन, उनका रहने के तरीके को शो कराया जाता है, और इसी का मजाक उड़ाया जाता है, और इसी मजाक से ही ये फिर कॉमेडी बनती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब हम कुछ अहम वाक़यात के बारे में भी डिस्कस कर लें जो कि इस रिस्टोरेशन एज में सामने आए। इंग्लैंड में सबसे पहला जो वाक़या और सबसे मशहूर वाक़या जो इस एज में रूनुमा हुआ वो था ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ये जो वाक़या था ये 1666 में रूनुमा हुआ, और हुआ कुछ यूँ कि एक बेकरी थी। बेकरी में जो बेकरी का मालिक था उसने खाना बनाया अगले दिन सेल करने के लिए, और वो जो आग थी अपनी बेकरी की वो बुझाना भूल गया। अब क्या हुआ, वो तो सो गया, रात को उसकी पूरी झोंपड़ी को और बेकरी को आग लग गई। सुबह तक आग जो थी वो फैल चुकी थी, और अगले दिन तेज़ हवा चली, और उस तेज़ हवा की वजह से वो जो बेकरी में लगने वाली आग पूरे शहर में फैल गई। और कहते हैं कि 89, ये नंबर आप लाजमी याद रखिएगा, 89 चर्चेज़ जो थे वो जल जल गए इस फायर की वजह से। हिस्ट्री में इसे कहते हैं द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। और ये एक छोटी सी बेकरी से ये शुरू हुई। बाद में क्या हुआ कि 52 चर्चेज़ को दोबारा से बनाया गया, क्रिस्टोफर रेन ने इन चर्चेज़ को बनाया, और किसी हद तक ये अच्छा भी साबित हो गया, क्योंकि लंदन शहर जो था, लंदन शहर के अंदर दोबारा से बेहतरीन सड़कें बनाई गई, निकासी आब का अमल बेहतरीन किया गया। तो किसी हद तक ये अच्छा भी हुआ कि जो पुराना सिस्टम था उसको दोबारा से चेंज करके एक मॉडर्न सिटी बनाया गया लंदन में। अच्छा, हिस्ट्री में अगर आप जाएं, हिस्ट्री को डिस्कस करें, तो ये बात हमें पता चलती है कि इस फायर की वजह से टेम्परेचर जो था वो 700-800 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। लेकिन हैरानगी ये है कि मरने वाले लोगों की तादाद बहुत ही थोड़ी थी, कुछ 6-7 या 11-12, या कुछ किताबों में 15 भी लिखी हुई है। तो ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग जो थे वो आउटसाइड इंग्लैंड आए हुए थे, यानी वो मुहाजिरीन थे, वो जॉब के सिलसिले में या किसी काम के सिलसिले में। तो जब रिकॉर्ड लिया गया तो उन लोगों को काउंट ही नहीं किया गया, तो सिर्फ बड़ी मुश्किल से ही 5-6 या 6-7 लोगों का ही रिकॉर्ड मिलता है जो कि इस फायर में मरे थे। तो ये बहुत ही बड़ा वाक़या पेश आया था इस एज में। दूसरा जो वाक़या पेश आया वो था प्लेग का, जो 1 साल पहले इंग्लैंड में आया था। और ये प्लेग कहते हैं कि इसमें लोगों की, मरने वालों की तादाद कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर भी ये डेट हमने याद रखनी है हिस्ट्री के हवाले से कि 1665 में एक ताउन की बीमारी जो थी वो इंग्लैंड में फैल गई, और ये भी एक बड़ा ही अहम वाक़या है इस एज का। नेक्स्ट जो है कॉफ़ी हाउसेस जो थे वो पहली दफ़ा स्टार्ट हुए इस एज में। कॉफ़ी हाउसेस
वो हाउसेस हुआ करते थे जहाँ पर जो मेल हजरात थे वो एक रूम में एक होटल में बैठा करते, वो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते, फिर जो न्यूज़ थी उनको डिस्कस करते। लेकिन एक बार ये देखी गई थी कि इन जो कॉफ़ी हाउसेस थे इनमें सिर्फ मेल हजरात को ही आने की इजाज़त थी, यानी फ़ीमेल जो थी उनको किसी भी तरह से इन हाउसेस में अलाउ नहीं था आना। अब एक और जॉनरा जो है लिटरेचर का वो भी सामने आया इस एज में, और वो था डायरी राइटिंग। बहुत ही फेमस हिस्ट्री में हमें दो नाम मिलते हैं। एक नाम है जॉन एवलिन का और दूसरा नाम है सैमुअल पेपाय का। ये इन इन दोनों में से जिसकी सबसे मशहूर जो डायरी हुई वो थी सैमुअल पेपाय। सैमुअल सैमुअल की जो डायरी है, ये डायरी शुरू होती है 1660 से लेकर 1669 तक, यानी ये जो 9 साल गुजरे हैं इंग्लैंड के। तो ये सैमुअल लंदन में रहा करते थे, और इन्होंने अपनी डायरी में ग्रेट फायर ऑफ लंदन का भी ज़िक्र किया है, इन्होंने प्लेग का भी ज़िक्र किया है, और इसी साल 1665 में हॉलैंड के साथ इंग्लैंड की जंग भी हुई थी तो ये उसका भी ज़िक्र किया है। तो ये बड़ी ही, आप ये समझ लें, एक ट्रू अकाउंट है, एक सच्ची कहानी सैमुअल बताते हैं अपनी डायरी में। और इनकी मौत के बाद इनकी जो डायरी थी उसको पब्लिश करवाया गया और बहुत ही फेमस ये डायरी हुई। ये फेमस इस वजह से भी हुई कि जो सैमुअल थे वो किसी को शो मतलब पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ अपनी डायरी नहीं लिख रहे थे। वो बस अपनी यादों को, अपने मेमोरीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। और इसीलिए कहते हैं कि इनकी जो डायरी है वो हकीकत के सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि ना तो इनको शोहरत चाहिए थी ना ही इनको पैसा चाहिए था, ये बस अपनी यादों को महफूज करना चाहते थे। इसी वजह से इनकी जो डायरी थी वो बहुत ही मशहूर हुई आने वाले सदियों में। नेक्स्ट जो है बहुत ही एक लैंडमार्क है फेमिनिज़म का, और लैंडमार्क है इंग्लिश लिटरेचर का, कि इस एज में पहली दफ़ा एक फ़ीमेल प्ले राइट, प्रोफेशनल प्ले राइट सामने आई, और उनका नाम था एफ्रा बैन। एफ्रा बैन जो थी ये वो इंग्लिश प्ले राइट थी जो कि ड्रामास परफॉर्म करा के अपनी रोज़ी रोटी कमाया करती थी। किंग चार्ल्स टू की ये बड़ी फेवरेट थी। इनका एक वर्क है ओरोनोको, वो भी बड़ा मशहूर हुआ। तो ये एज इस वजह से भी बहुत मशहूर है कि पहली दफ़ा एक फ़र्स्ट प्रोफेशनल प्ले राइट जो थी वो इंग्लैंड में सामने आई। पहले हम ये देखते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो थे, विलियम शेक्सपियर थे, सारे वो मेल हजरात थे। तो इस एज में पहली दफ़ा एफ्रा बैन नाम की एक फ़र्स्ट प्रोफेशनल प्ले राइट सामने आई, और ये वाकई में एक फेमिनिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से और एक वोमेन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है इस एज का।